नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सेंगर और परीक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास होने वाली है 5 क्लासेस के बारे में। इसमें हम ये जानेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, कब दिया और कौन कौन से प्रकारों में पूरे जीवों को बांटा है। ये जो वर्गीकरण है 5 जगत वर्गीकरण 5 किंगडम क्लासेस, ये R H विटेकर ने दिया था 1969 से, और सबसे अभी तक का सबसे ज्यादा मान्य वर्गीकरण यही हुआ है। इसमें जीवों को पोषण के आधार पर भी बांटा गया और उन्हें कोशिका के आधार पर भी आसान तरीके से विभाजित कर दिए गए। इस वर्गीकरण में क्या हुआ कि सभी के सभी जीव जो धरती पर पाए जाते हैं उन सब को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इससे हम उनकी भोजन प्रक्रिया, उनकी दैनिक दिनचर्या और उनके शरीर किस कोशिका से मिलकर बना है, किस जमाने की कोशिका से मिलकर बना है, ये सब के बारे में हम जान पाते हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आपके सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाए। चलिए देखते हैं जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण में 20वीं शताब्दी में सबसे पहले एक वैज्ञानिक आए, रॉबर्ट विटेकर इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1969 में सबसे पहले 5 जगत वर्गीकरण दिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि R H विटेकर ने अपना सिद्धांत कब दिया? 1969 में दिया। और इसमें इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया, यानी पूरे जीवों को 5 जगत में बांटा। ठीक है, इससे पहले 2-3 किंगडम ही माने जाते थे, लेकिन विटेकर ने जीवों को अधिक स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया। अब ये 5 जगत वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले बताया मोनेरा। मोनेरा नाम का एक जगत इन्होंने बताया कि ये भी एक किंगडम होता है। इसमें कौन से जीव आते हैं? इसमें आते हैं प्रोकैरियोट्स जीव। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इन दोनों में अंतर क्या होता है भाई? तो प्रोकैरियोट्स ऐसे जीव होते हैं जिनकी कोशिकाओं में कोई भी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता। जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता उन्हें प्रोकैरियोट्स कहते हैं, और जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकैरियोट्स कहते हैं। इसी आधार पर इन्होंने मोनेरा में प्रोकैरियोट्स वाले जीवों को रखा, जो एक कोशिकीय होते हैं, जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है और बिना न्यूक्लियस के जीव होते हैं, यानी किसी भी प्रकार का उनके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। उदाहरण के लिए कौन कौन से जीव इसमें आते हैं? इसमें आता है बैक्टीरिया। सारे प्रकार के बैक्टीरिया इसमें आते हैं, जिसमें एक उदाहरण हमने लिखा है स्टीरिया कोलाई। ये स्टीरिया कोलाई मानव के यानी इंसान के हाथों में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया है, जो परजीवी होता है, परपोषी होता है। इसके बाद दूसरा उदाहरण है नील हरित शैवाल। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आप पानी देख रहे हैं, इस पानी में जो काई है, इस काई को बनाने का पूरा काम जो है वो नील हरित शैवाल करते हैं। यही इनका घर होता है। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं और इनकी कोशिका में किसी भी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता। इन दोनों को यहीं पर रखा गया है, मोनेरा में रखा गया। ये सबसे सरल जीव होते हैं, खुद अपना भोजन बना सकते हैं और किसी भी प्रकार के अपघटक नहीं होते। एक और आता है माइकोप्लाज्मा। ये माइकोप्लाज्मा इतना छोटा होता है कि दुनिया का सबसे छोटा जीव इसी को माना गया है। एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, दुनिया का सबसे छोटा जीव या जंतु जगत का जोकर किसे कहा जाता है? माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। ये भी मोनेरा में ही आता है। तो मोनेरा में हमने जाना कि भाई बैक्टीरिया इसमें आते हैं सभी प्रकार के, नीले हरे शैवाल इसमें आते हैं साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा इसमें आता है और यूकैरियोटिक जीव इसमें आते हैं। ये एक कोशिकीय सिंगल सेल वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा जगत आता है प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत की विशेषता क्या है कि इसमें भी सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं, मगर सबके सब यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब, यूकैरियोट्स का मतलब है कि कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाएगा। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, यानी कि सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं। अब इनमें कौन कौन से जीव आते हैं? इनमें आता है अमीबा और दूसरा आता है पैरामीशियम। ये दो छोटे छोटे जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव का मतलब है जो हमें नग्न आंखों से देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोशिका जो है वो नग्न आंखों से देखने को नहीं मिलती है। इन्हें हमें माइक्रोस्कोप वगैरह से देखना पड़ता है। अब अमीबा दिखने में इस तरीके की संरचना होती है और इनका पूरा शरीर जो है वो एक कोशिकीय होता है। अब इनमें जो चलने के लिए कृत्रिम पाद पाए जाते हैं, यानी कि कृत्रिम पैर पाए जाते हैं, और कृत्रिम पैरों को ट्यूडोपोडिया कहा जाता है। कृत्रिम पैरों को ट्यूडोपोडिया कहा जाता है, आपको ये याद रखना है, ट्यूडोपोडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा का गति कैसे होती है अमीबा में? तो अमीबा में स्यूडोपोडिया की वजह से गति होती है। अब ये अमीबा जो है ये पानी में पाए जाते हैं। अब गंदे पानी में चाहे अच्छे पानी में, किसी भी तरीके के पानी में ये पाए जाते हैं। जनरली ये तालाब वगैरह में देखने को मिलते हैं। इसके बाद आते हैं पैरामीशियम।
पैरामीशियम दिखने में चप्पल का जो सोल होता है या फिर जूते का सोल होता है उसी तरीके का दिखने में होता है, ये ऐसे पैरामीशियम बोला जाता है ना। इसके बाहरी भाग पर रोम छिद्र होते हैं इस तरीके से, और ये दिखने में इस तरीके का होता है, लेकिन ये भी नग्न आंखों से हमें देखने को नहीं मिलता। ये साफ पानी में भी पाया जाएगा, गंदे पानी में भी देखने को मिलेगा, और ये मानव शरीर को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाता है। जबकि अमीबा हमारे शरीर में पहुंच करके हमें कई प्रकार के रोग उत्पन्न कर सकता है, लेकिन पैरामीशियम मीशियम हमारे शरीर में पहुंच करके खुद ही नष्ट हो जाता है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर आता है फंजाई। फंजाई को कवक कहा जाता है, ये तीसरा जगत है। इसे इस पूरे किंगडम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कवक को अलग से ही स्थान दिया गया है। कवकों का एक पूरा एक दुनिया बसाई गई है, इसे अलग ही स्थान दे दिया गया है। कवक को ही कहा जाता है फंजाई। इनकी विशेषताएं क्या होती है कि सारे के सारे कवक जो हैं वो अपघटक होते हैं, और ये परपोषी होते हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये हेट्रोटॉपिक होते हैं। दूसरे ये अपघटक होते हैं। अपघटक का मतलब ये सड़ी गली वस्तुओं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ना तो इन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती, फोटोसिंथेसिस का कोई काम नहीं है इनमें। कुछ कवक परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो अपना जीवन दूसरे के शरीर में जी रहे होते हैं, जो जीवित प्राणियों पर ही उगाते हैं, इस तरीके की भी होते हैं। और ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ नमी हो और जहाँ अंधेरा वाला स्थान हो, वहीं पर सबसे ज्यादा कवक पाए जाते हैं। कवकों की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे अच्छा उदाहरण है यीस्ट। यीस्ट यानी खमीर। खमीर हमारे जो जितने दैनिक जीवन के जो भोजन है, अब उनमें जरूरत से ज्यादा इसका यूज करा जा रहा है। खमीर में क्या होता है कि ये ऐसे जीवाणु होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, एक कोशिका से मिलकर इनका शरीर बना होता है, और इनकी आदत होती है कि शुगर को खाते हैं, यानी शर्करा को खाते हैं, और शर्करा को खा करके ये गैस बना देते हैं। उस गैस की वजह से जो आटा है या जिस भी चीज में इन्हें मिलाया जाता है वो फूलने लगता है। इसकी वजह से वो अपने आप को आकार को बदल देता है। इसी वजह से बन पाता है ब्रेड। इसी वजह से हम लोग जो इडली वगैरह बनाते हैं, इडली को फूलते हुए आपने देखा होगा। आप जलेबी वगैरह खाते हैं, उस जलेबी को भी आपने देखा होगा। ये सब खमीर की वजह से होता है, क्योंकि खमीर में छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं, और ये शक्कर को खाने के बाद उसमें जो शुगर होती है आटे में या मैदे में, उसको खाने के बाद उसमें गैस बनाते हैं, जिसकी वजह से वह फूलने लगता है। तो ये अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनाते हैं और शुगर को तोड़ते हैं। ऐसा इनका काम है। इसी वजह से ब्रेड बनाए जाते हैं, इडली बनाई जाती है, जलेबी बनाई जाती है, डोसा वगैरह, ढोकला आपने खाया होगा, ढोकला, उसमें भी इसका यूज होता है। ये सब चीजों में इनका यूज होता है। इसके बाद दूसरे आते हैं मशरूम। मशरूम भी एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीव होते हैं। ये एक कोशिकीय नहीं होते भाई। मशरूम जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं और देखने को भी मिलते हैं हमें। अब इनकी विशेषता ये है कि ये अपना भोजन पूरी तरीके से सड़े गले पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये बहुकोशिकीय तो हैं मगर परपोषी हैं। अब ये अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, इसीलिए ये सड़ी गली पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते होते हैं। तो ये पेड़ के जस्ट नीचे लगते हैं यहाँ पर, और ये अपना भोजन जो है वो मिट्टी से खा रहे होते हैं। अब मिट्टी में चाहे केंचुआ हो, चाहे छोटे मोटे कीड़े हों, जो इस मिट्टी में दब जाते हैं, उन्हीं से ये अपना पोषण प्राप्त कर रहे होते हैं। अब कई लोग बोलते हैं कि भाई मशरूम जो है वो शाकाहारी नहीं होता, वो मांसाहारी होता है। ऐसा नहीं है। ये किसी भी प्रकार से मांसाहारी नहीं है, ये शाकाहारी है। ये अपने भोजन जरूर सड़ी गली मृत पदार्थों से ग्रहण करते हैं, मगर ये पौधों की श्रेणी में ही आते हैं, इसलिए ये शाकाहारी होते हैं। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए परपोषी होते हैं, और ये सड़ी गली चीज़ों से, मिट्टी से पाए जाने वाले पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अभी दैनिक जीवन में आपने देखा होगा डेली लाइफ में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मशरूम का यूज़ करने लगे हैं, चाहे वेज बिरयानी हो, वेज पुलाव हो, इन सब में भी मशरूम आता है। मशरूम मसाला, ऐसी सब्जियां भी बनाई जाने लगी हैं अब। इसके बाद आता है प्लांट। प्लांट में सभी के सभी पौधे आ जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये सभी के सभी स्थिर होते हैं, चलायमान, इनमें किसी भी प्रकार की गति नहीं होती है। और दूसरा, ये बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके शरीर जो है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जनरली आपने देखे होंगे, जैसे आम का पेड़, किसी भी प्रकार का पेड़, नीम का पेड़, तो या फिर एक सलब। सलब की बात करें तो फर्न जो घरों के बाहर बालकनी में लगाई जाती है, चाहे किसी भी प्रकार की बेल हो या आर्टिफिशियल तरीके से जो दिखने को लगती है, इस टाइप की बेल जो
घरों की सजावट के लिए लगाई जाती है फर्न, ये भी प्लांट्स की श्रेणी में आती है। लास्ट हमारा आता है पांचवा जगत, जिसे हम कहते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया जो है ये विशेषता इसकी ये है, ये परपोषी जीव होते हैं, ये अपना भोजन किसी भी प्रकार से बना नहीं पाते हैं, इसलिए इनकी डिपेंडेंसी दूसरों पर होती है। तो ये कैसे जीव होते हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स जीव होते हैं। क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि जानवर या एनिमल किस प्रकार के जीव होते हैं, परपोषी होते हैं। परपोषी नहीं पूछते, वो इंग्लिश में पूछ लेते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और ये बहुकोशिकीय होते हैं, इनका शरीर बहुकोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और ये गति भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए शेर, मछली, दूसरे जीवों पर ये निर्भर रहते हैं, खुद भोजन नहीं बनाते। जैसे कि मैंने आपको बताया, सभी छोटे बड़े जीव जितने भी हैं वो सब इसकी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से 5 जगत वर्गीकरण आज हमने जाना, जिसे आर.एच. विटेकर ने 1969 में दिया था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।